Okay. Transmission of characters from parents to offspring is known as heredity. So, transmission of character from characters का मतलब है traits. From parents to offspring is इसे क्या कहेंगे? Called heredity. ठीक है. So it means, note करो, it means continuity of features. Continuity of features generation after generation. Generation after generations. ये चीज होती है. So ये ऐसा क्यों होता है? शुरू के लोगों को, वैज्ञानिकों को पता नहीं था. ग्रेगर जॉन मेंडल इसके लिए जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल थे, जिन्होंने इस पर बहुत काम किया, ये पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है. पहली बात तो यही नहीं पता था कि इंसानों के बच्चे इंसान क्यों होते हैं, बिल्लियों के बच्चे बिल्ली क्यों होते हैं, यही नहीं पता था. फिर उनमें भी जो एक पर्टिकुलर क्रीड का है या कोई भी सेक्ट का है, वो उसी तरीके का ही देखा जाएगा. जैसे हम लोग जानते हैं कि रेसिज्म, नीली आंखों वाले जर्मन, ऐसे देखा है. क्यों वो नीली आंखों वाले? या अफ्रीकन नीग्रो उनका अलग है, जिप्सी अलग है, सबका अलग अलग है. तो वो क्या चीज़ है जो उनमें एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती जा रही है? ऐसा भी वो चीज़ भी देखनी है हमको. तो ये जनरेशन ओवर जनरेशन होता जा रहा है. दैट इज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशंस. इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन सेक्स सेल. सेक्स सेल यानी गेमीट में ये चीज प्रेजेंट होती है, जर्म सेल. ठीक है. और उसमें भी कहाँ होती है? इन फॉर्म ऑफ डीएनए, जेनेटिक मटेरियल. किस फॉर्म में होती है? इन फॉर्म ऑफ डीएनए. समझे? तो जो डीएनए है, डीएनए का एक पर्पस है रेप्लिकेशन, पिछली में चैप्टर पढ़ा दिया था. और दूसरा जो इस चैप्टर के लिए, वो क्या बताया था? बताओ, बताया तो था. बोलो तुम अर्चिता, बोलो. हाँ बोलो आप बेटा. करेक्ट. जैसा कि इन्होंने बताया ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए के दो फंक्शन हैं. कौन कौन से बताए? सो डीएनए हैज टू फंक्शंस. वन इज क्या है? ट्रांसक्रिप्शन. पहले ट्रांसक्रिप्शन लिखो. और दूसरा क्या है? रेप्लिकेशन. ठीक है. दैट इज अनुकृति एंड प्रतिकृति. प्रतिकृति और से क्या कहेंगे? अनुकृति. What does it mean? डीएनए तो सभी लोगों को पता है कि डीएनए क्या होगा. इट इज डबल हेलिकल कॉइल्ड स्ट्रक्चर. और जिसमें क्या होगा? एडेनिन और गुआनिन ऐसे कुछ होगा कि नहीं? तो एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन ऐसा कुछ होगा. सो डीएनए कंटेन्स स्ट्रक्चर ऑफ सिंथेसिस. इसमें कोड है. इट कंटेन्स कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या करता है बताओ? प्रोटीन. यानी मैं ये कह दूं कि किसी भी सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये डीएनए है, तो ये डीएनए बहुत लंबा होगा. ये कोई छोटा नहीं होगा, बहुत लंबा होगा. और एक ही नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे. ऐसे घूमने. वैसे भी हर एक क्रोमोसोम को खोल लो तो बहुत लंबा डीएनए है. क्रोमोसोम भी पेयर में है. मान लीजिए कि जैसे बाहर से आपको मैंने बताया कि एक इसकी सेक्रेटरी है जिसका क्या नाम है?
आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड 3 है। कौन कौन से हैं? एक टी आरएनए, एक एम आरएनए, एम आरएनए, ठीक है, और एक टी आरएनए, और तीसरा क्या है? ये सही कह रहे हैं, दैट इज आर आरएनए। ये सब पहले पढ़ा दिए तभी तो बता पा रहे हैं, न बताते कैसे बताते हैं? तो इसका मतलब है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मान लीजिए कि बाहर से कोई एक पैथोजन इंटर कर जाता है, इसके अंदर आ गया, तो ये मैसेंजर आरएनए देखेगा कि इसके अंदर ये आ गया है। तुमको ये बात पता है कि इसी सेल में एक लाइसोसोम है जिसको कि सुसाइड बैग कहा जाता है, ऐसा रहता है। अगर कुछ भी होता है स्थिति में, ये स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये बस्ट हो जाएगा और ये इसको भी खा जाता है। और मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में जब सेल काम नहीं करती ठीक से, तो सेल को भी खा जाता है, जिससे कि इंटरसेलुलर स्पेस है हमारी बॉडी में, वो सेल अगर पड़ी रहेगी तो कचरा पेटी बन जाएगी। इसको ख़त्म करना जरूरी है कि नहीं, डेथ चीज़ों को, तो ये लाइसोसोम ही करता है। अच्छा, अब ये आ गया, इसका नाम क्या है? पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है? जो पैथोस को जन करे। और पैथोस का क्या मतलब है? रोग। पैथोलॉजी का क्या मतलब है? जहाँ रोग के लिए टेस्टिंग है। तो ये पैथोजन हुआ ना, पैथो का मतलब रोग होता है, और उसी से बना है पैथेटिक, रोगी जैसे हालत। जरा देखो, पैथोजन के आने पर एक मैसेंजर आरएनए गया, बोला डीएनए से कि देखो एक ऐसा दिखने वाला कोई आ गया है प्राणी हमारे अंदर, तो बोलेगा चिंता मत करो, 20 साल पहले भी आया है, और उसको हमारे पास उसको मारने के लिए प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कोड है। क्या है कोड? तो तुम मेरे 19th क्रोमोसोम पे चली जाओ, चुगलखोर आरएनए, मैसेंजर आरएनए है ना, हम नहीं है, मैसेज दिए चुगली की, तो तुम वहां चली जाओ, और हर एक क्रोमोसोम में 2000 जीन है। जीन का क्या मतलब? 2000 प्रोटीन को सिंथेसिस करने के वहाँ कोड है। अब तुम्हारी नोक जो है ये कॉनकेव है, इसका भी कोड वहीं पर है। ये 16वें क्रोमोसोम की 990th वहाँ पर एक जीन है जो तुम्हारी नाक को कॉन्वेक्स या कॉनकेव बनाती है, जैसे दिव्या की कॉन्वेक्स कॉनकेव है। मैं देख तो अब इससे समझ आई तुमको कि नहीं? समझे इस बात को? तो ये बोलेगा कहाँ चले जाओ? तुम चले जाओ मेरे 19th क्रोमोसोम में चले जाओ, और वहाँ पर 1003rd यहाँ पर लड़ी है, उस पर चले जाना, वहाँ जीन का कोड है। तुम सिर्फ मैं वहाँ पे खोल दूंगा तुम्हारे लिए, जब तुम वहाँ पहुँचोगी ना तो मैं वहाँ क्या कर दूंगा, इसको खोल दूंगा, ये एडिनिन ये गुआनिन ऐसे ऐसे खोल दूंगा, तो तुम बस एक के चारों तरफ लिपट जाना, चाहे इस लड़ी पे लिपट जाना, उसका काउंटर पार्ट बना लोगी ना, तो जब ये लिपटेगी तो यहाँ बहुत सारे अमीनो एसिड तैर रहे हैं, दे विल रेप्लिकेट इट, और ये बाहर आके क्या करेगी बताओ? ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि mRNA बताया, mRNA का काम खत्म हुआ, चुगली करके चली गई। tRNA, अब बोले tRNA तुम अब करो, जाओ वहाँ पर एक ट्रांसफर RNA, तुम उसके, मैं खोल दिया पूरा, तो एक चाहे इधर लिपट जाओ चाहे उधर, तो तुमको मालूम ही काउंटर पार्ट बनाया जा सकता है। यहाँ से तुम पूरा एक यहाँ पर रेप्लिका बना लो, तो वो जो आरएनए बनेगा वो ऐसे निकलेगा, उसमें यहाँ पर एडिनिन होगा, यहाँ क्या होगा? गुआनिन होगा, यहाँ फिर एडिनिन होगा, फिर यहाँ साइटोसिन होगा, तो एक ये बना के निकल जाएगी। इसको क्या कहेंगे? tRNA, ट्रांसफर आरएनए। इधर उधर मत करो, अभी क्लास चैप्टर की शुरुआत है ना, अभी गड़बड़ कर दोगे तो फिर पूरा स्ट्रगल होगा। हाँ, तो ये tRNA कहाँ से बना? इसने सिंथेसिस का कोड लिया, इस पे जाके बैठा। तुमको ये बात मालूम है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहीं कहीं रफ है और कहीं कहीं स्मूथ है, तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER कहा जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? अच्छा, RER क्यों कहा जाता है? क्योंकि रफ के ऊपर राइबोसोम बैठा है। कौन बैठा है? राइबोसोम। अब ये जाके इसको दे देगा tRNA, बोलेगा राइबोसोमल आरएनए मेरा काम खत्म हुआ, ये पकड़ो माला और इसको गूंथो, एक नया प्रोटीन बनाओ। mRNA मैसेज दिया, इसने क्या किया बोलो? tRNA ने ये बनाया, कोड यहाँ से लिया। अब आगे प्रोटीन कहाँ बनता है? तुमको क्या ये बात मालूम है
प्रोटीन हो या तेल हो, दैट इज लिपिड या ऑयल, दीज आर मेड ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले पे बनेगा ऑयल या फैट या लिपिड, रफ वाले पे बनेगा प्रोटीन। जैसे ही प्रोटीन बनेगा यहाँ पर ये राइबोसोमल आरएनए बना देगा, ये दे देगा गाल्जी ऑपरेटस को, कहेगा इसको पैक करो ठीक से, और तुम्हारा ही काम है गाल्जी ऑपरेटस को कि तुम्ही को तो लाइसोसोम बनाना है। तो इसके बाहर में कौन है आप बोलो? गोल्जी, बॉडी से गोल्जी ऑपरेटस, इसको दे दिया जाएगा बना के। एक ऐसा लाइसोसोम बनाओ कि वो जाके इस पैथोजन को निगल ले और फिर अपने डाइजेस्टिव जूस छोड़ दे, उसे मार दे। तो इसका मतलब है कि ये जो डीएनए है ये क्या करता है? पैथोजन के लिए तो प्रोटीन बनाता ही है, हमारे बॉडी के शेप के लिए भी बनाता है। अवर ऑल फीचर्स आर ड्यू टू प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन तो 3 तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चरल भी होते हैं, ये तो एंजाइमल है, डाइजेस्टिव है, या हार्मोनल जो हमारे जेंडर को डिसाइड कर दें, तो हार्मोनल। स्ट्रक्चरल से हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। तो बोलो बात समझ आ गई कि डीएनए का काम क्या है? तो लिख दे ट्रांसक्रिप्शन में, डीएनए कंटेन्स कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट ट्रांसफर्स इट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अभी यही समझाया ना, ये सेंटेंस लिखने के लिए समझाया, ये सेंटेंस सही लिख देना जब भी लिखना। बोलो बात समझ आ गई? ये दोनों सेंटेंस रिपीट करो। इन्हीं पे मुझे डाउट था क्योंकि चार ही पेज का तो चैप्टर है सर, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। अब बैठी बैठी इधर उधर कर रही, हमें तभी पता चल गया था कि यही नहीं सुनेगी। सो रिपीट करिए, अर्चिता रिपीट करिए। With the help of it transfer this code, किसको ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर दिस कोड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। फिर ये जो बनेगा उसी से क्या होगा? हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्योंकि अभी शुरू का ही नहीं सुनोगे तो फिर हम चैप्टर ही नहीं संभाल पाएंगे। तो दैट इज, अब पहली चीज लिखो ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए एज कोड ऑफ प्रोटीन synthesis. DNA has a code of protein for protein synthesis. सही है? जो हमारे यहाँ कोई वीक से वीक बच्चा है वो भी 80% लाता है, ये गर्व भी 80% लाए, चाहे हम डांट के लिए चाहे, लेकिन ला देते हैं हर एक बच्चा। जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 95, 80 से नीचे कोई लाता नहीं, ऐसे नाम नहीं है यहाँ का। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनेगी ना, अब कोई ना लाए तो अब पैसा भी दे रहा हम उसको ना दिलवा पाए नंबर, तो बोलो है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है। डीएनए हैज कोड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प के साथ? बोलो आरएनए। ठीक है, इट ट्रांसफर्स दिस कोड टू, किसको कोड को ट्रांसफर करता है? टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस विद हेल्प ऑफ आरएनए। इट ट्रांसफर्स दिस कोड टू आरईआर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक को करेगा, एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। These proteins determine our body structure. तो हम लोग हेरिडिटी तो समझ गए कि ये सब काम होता होगा। These proteins determine अब आपके मन में ये बात आ रही होगी, भाई ठीक है पापा के पास था वो प्रोटीन, पापा का स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो गया, लेकिन हमारा कैसे होगा? दिक्कत तो ये ना, उसके लिए रेप्लिकेशन। एक है कि पहले बात प्रोटीन हाँ वो बना सकता है, लेकिन समस्या ये है कि फादर से कि कैसे, मान लीजिए तुम्हारी मम्मी पापा आ गए तो हमें पता चल गया और उत्कर्ष के आगे तो भी
वो दोनों गोरे गोरे होंगे पता लगा नहीं, इनके मम्मी पापा जाएंगे तो सामने सामने होंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा। वो बोलेंगे नहीं, हम बोल देंगे उत्कर्ष पढ़ाई में ऐसा। तो कैसे अब हमारी ये समस्या आ रही है कि ठीक है भाई, अगर वो प्रोटीन बना सकता है तो वो कैसे हम में कैसे आया, जनरेशन टू जनरेशन कैसे हुआ? तो उसके लिए क्या बताया गया बताइए, रेप्लिकेशन। डीएनए के दो काम हैं, रेप्लिकेशन। सो व्हेन दैट इज स्पर्म, स्पर्म भी हो सकता है पॉलन, अगर प्लांट के केस में तो पॉलन होगा। व्हेन फ्यूजेस विद, ये किससे फ्यूज होगा, फ्यूजेस विद एग या ओवम, ओवम से फ्यूज हो गया, ठीक है, then zygote is formed। अब ये देख लो, जाइगोट इज फॉर्म, तो इसका मतलब है हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, वो जो जाइगोट बना है वो थोड़ी दिन बाद पार्ट हो जाएगा, माँ के गर्भ से बाहर निकल जाएगा बच्चा, क्योंकि उसकी माइटोसिस होते होते 1 सेल से 2 सेल, धीरे धीरे एक तरीके का बाइनरी फ्यूजन होगा ना। बाइनरी फ्यूजन में तो 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल बनते जाते हैं, और एक 9 मंथ का बच्चा बन जाता है 3.5 किलो का, फिर बाहर निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आधा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, हाफ ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंट्रीब्यूटेड, जेनेटिक मटेरियल आधा किसने दिया, दैट इज फादर ने, और आधा मदर ने दिया। कहने का मतलब है जो मेंडल का हमारा पहला लॉ बनने जा रहा है, वो क्या लिखते हैं उसमें, दैट इज ट्रेट्स अकर्स इन पेयर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात, उस समय तक किसी को पता ही नहीं थी ये बात कि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है वो पेयर में, जोड़ों में, क्योंकि एक ही माँ के 2 बच्चे अलग अलग नाक वाले पैदा हो रहे हैं, कॉन्वेक्स वाले कॉनकेव वाले, तो ये पता नहीं चल रहा था कि लॉ क्या, ये किसने क्रैक किया। तो अब जरा देखो, जाइगोट बन गया, तो बताओ, ये तो तुम्हें पता चल गया, जहां से एक प्रोटीन बन जाए, समझो इस बात को, द पार्ट ऑफ डीएनए, दैट इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर, जिससे एक प्रोटीन बनता हो, इज कॉल्ड जीन, ठीक है, द सेगमेंट। और इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। तो ये बात आप कहीं लिख लें कि दैट इज पार्ट ऑफ डीएनए responsible for synthesis of one kind of protein, synthesis of one kind of protein, एक प्रोटीन बना ले, hence determine one trait, एक प्रोटीन से एक ट्रेट बनेगा, determine one, जब मैं ट्रेट कहूँ या करेक्टर कहूँ तो एक ही बात है, ट्रेट या करेक्टर इज कॉल्ड। अब इस बात को अंकुर पूरा करेंगे, सेंटेंस पूरा करो, ये पता नहीं चलेगा, इज कॉल्ड जीन, हैंस, इसलिए हैंस डीएनए क्या है बताइए, डीएनए इज जेनेटिक में, क्योंकि उसी पे जीन है, तो उसे क्या कर दिया गया, बोलो, हैंस DNA is called genetic material. When it is condensed, then it forms chromosomes, but that is also genetic material. उसके कंडेंस होने या खुलने से जेनेटिक मटेरियल थोड़ी ना बढ़ जाएगा। ऊन को गोला बना दो तो भी ऊन है, खुला रहे तो भी ऊन है, ठीक है। So when this genetic material get condensed, then it forms chromosome. इससे अगर कोई कहे कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम है तो हाँ है। डीएनए स्टार्ट जेने, हाँ बोलिए, बताइए। समोसे भी जोड़ों में ना, डीएनए स्टार्ट जेने, खा के आ जाओ, कितने का आएगा, 10 रुपये ले जाओ, अभी तो बारिश नहीं हो रही ना। डीएनए स्टार्ट जेनेटिक मटेरियल,
चलो अब आगे क्या लिखते बताइए। डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक इफ जो ये डीएनए गेट कंडेंस्ड then it is called क्रोमोसोम। इस चीज को क्रोमोसोम कहेंगे। और किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम है, जो हमारी बॉडी सेल है, उसमें क्रोमोसोम किस में रहेंगे बताइए? पेयर्ड में रहेंगे। क्रोमोसोम इन सेल्स आर प्रेजेंट इन और इसका एक छोटा सा सेक्टर, क्या यही जीन है? यही खुल जाए तो क्या यही डीएनए हो गया? ये डीएनए हो गया। कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम हो गया। ओके, अब देखें, अभी रेप्लिकेशन चल ही रहा है। सो रेप्लिकेशन में कि in zygote formation half of the genetic material is contributed by male parent and half by फीमेल पेरेंट। यानी अगर मान लीजिए एक स्पर्म की बात की जाए तो उसमें भी न्यूक्लियस है, और एक ओवम की बात की जाए उसमें भी न्यूक्लियस है। इन दोनों के फ्यूजन से एक जाइगोट बन गया है। जाइगोट में ये इसके साथ फ्यूज हो गया है और इसने अपना न्यूक्लियस यहाँ छोड़ दिया है, तो इसके पास n क्रोमोसोम है, तो n अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, और इसके पास भी कितना है? n क्रोमोसोम। ये दोनों ही हैप्लॉइड हैं, ये भी हैप्लॉइड है, क्योंकि हैप्लॉइड अगर हम ह्यूमन की बात करें तो इसके पास 23 क्रोमोसोम है, और इसके पास भी कितने हैं? 23 क्रोमोसोम। और मिल गए तो कितना हो गया? 2n, दैट इज डाइप्लॉइड, and that is 23 paired chromosomes। तो ये बात तुम्हें पता चल गया। इससे क्या पता चल रहा है कि जो फादर है उसकी बॉडी में तो डाइप्लॉइड है, लेकिन उसके सेक्स सेल में हैप्लॉइड ही है, आधे आधे, क्योंकि उसको आधा ही कंट्रीब्यूट करना। ऐसे मदर की पूरी बॉडी में 23 पेयर हैं, लेकिन जो ओवा वो रिलीज कर रही है वहां से 23 ही है। तो इसलिए जब उन दोनों का फ्यूजन होगा तो बच्चे को 23 उतना ही मिलेगा। सो द ऑफ स्प्रिंग, जो बच्चा पैदा होगा, इट गेट्स एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम व्हाट देयर पेरेंट्स आर हैविंग। आइदर पेरेंट्स, समझ में आई? दोनों ने आधा आधा किया। सो जो ऑफ स्प्रिंग है गेट्स एग्जैक्ट अमाउंट, दैट इज, इसमें स्मॉल है, कैपिटल है नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट 2n ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट्स है। चलिए नाउ देखो, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन की कहाँ भूमिका आ गई? डीएनए रेप्लिकेशन की भी बात है ना, कि दैट इज डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो जो जैसे जाइगोट बन गया। जाइगोट के आगे की बात करूँ तो जाइगोट के आगे कभी भी माइटोसिस कैसे होती है? माइटोसिस कैसे होती है? जैसे कि हमारे पास ये देखिए कि ये जब जाइगोट बना होगा तो उत्कर्ष तुमसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये जाइगोट बन गया,
तो क्या ऐसे क्रोमोसोम उसके पास होंगे कि नहीं, ऐसे नहीं होंगे? आप बताइए, हम क्या बताएं? ये 1 क्रोमोसोम है, ये 2 है, पेयर में दिखाया है, क्या ऐसे होंगे कि ये गलत बना दिया रहेगा? तुम बताओ, तुमने रिप्रोडक्शन पढ़ा? सही है। चलो, जैसा कि उत्कर्ष कह रहे हैं कि सर ये डायग्राम गलत है, क्यों ऐसा इन्होंने बोला? क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, है ना? सही बात। ये उधर देख लिया होगा कि सर वो चीज़ सही है दोनों। तो अब ये देखो कि ऐसे में व्हेन, इतनी बात तो पता चल गई कि आधा आधा कंट्रीब्यूट हुआ तो यहाँ पे बन गया होगा, और उसी का ही तो डायग्राम है। यही चीज़ तो उसी को मैग्नीफाई करके दिखा दी गई। तो जब ये मैग्नीफाई करी गई तो ये सारे पेयर्स हैं, हमने ज़्यादा तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन ऐसे होंगे। जेंडर का मैं बात बताऊंगा, लेकिन ऐसे ही होंगे। अब यहाँ से ये अभी सिंगल सेल, जब हम लोग मदर्स यूट्रस में थे या फैलोपियन ट्यूब में थे तो सिंगल सेल ही तो थे, लेकिन अब यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? ये खुलेगा, खुलेगा, और खुलने के बाद क्या होगा बताइए? अनवाइंडिंग। ये डीएनए है, ये खुल जाएगा, अब खुलने के बाद एक इस पे भी लिपट जाएगा। बहुत सारे अमीनो एसिड है ना, पहले ये ऐसे था, लेकिन अगर ये अनवाइंड हो जाए तो इस पर क्या है बताइए? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडिनिन एडिनिन है, और एडिनिन के यहाँ थाइमिन, गुआनिन का साइटोसिन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इस पे बन जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री इस पे। तो क्या 2 डीएनए नहीं हो गए? एंड जब वो पूरा खुल के पूरा बन जाएगा, फिर से वो धीरे धीरे क्या होगा? कंडेंस होगा, और कंडेंस होने के बाद क्या होगा बताइए? तब वो होगा जो उत्कर्ष ने बताया। आप समझो कितनी बड़ी बात कह दी इन्होंने, मतलब ये बहुत गूढ़ बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये खुलेगा, और खुलने के बाद जो पिछला हमने क्लास बताया था उसमें तो पूरी क्लास ही ऐसे ले ली थी कि दैट इट ओपन्स अप। तो ये देखो, अगर मैं इसके डीएनए को खोलूं तो क्या ये ऐसा डीएनए, और लेकिन ये खुल जाए इसको, और खुलने के बाद इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री अलग बन जाए और इस पे एक अलग बन जाए, तो क्या 2 लेयर नहीं बन गई? सो इफ द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डीएनए इज फॉर्म, व्हेन डीएनए फॉर्म्स आइडेंटिकल कॉपी और इट्स रेप्लिका, इसकी प्रतिकृति बन जाए, देन इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इफ द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स एंड द आइडेंटिकल कॉपी इज फॉर्म, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आफ्टर इट्स रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, इट कंडेंस बैक, ये वापस कंडेंस हो गया, ये दोनों तरफ से खुला, लेकिन एक जगह इसके बीच में सेंट्रोमियर है, वहाँ ही जुड़े रहेंगे। तो इस तरीके से फिर जब ये ऐसा ऐसा होगा तो क्या डबल अमाउंट हो गया? डबल अमाउंट में ये टूट जाएगा, फिर से टूट जाने के बाद ये अब 2 सेल बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2n है और यहाँ कितना है बोलो? 4n। ये डाइप्लॉइड से क्या बन गया? टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड होने के बाद आधा आधा होगा। ये सब कहाँ पहुँच जाएंगे? दे विल बी, जब इनका रेप्लिकेशन होगा ये सेंटर पे पहुँच जाएंगे, और एक सेंट्रियोल यहाँ से खुलेगा और एक यहाँ से, ये इसको खींच लेगा। क्या खींच लेने के बाद आधा इधर और आधा इधर हो जाएंगे। इस तरीके से क्या होगा? 1 सेल से 2 सेल, न्यूक्लियस के भी बंटवारे हो जाएंगे, सेल के भी बंटवारे हो जाएंगे, और धीरे धीरे अल्टीमेटली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता चला जाएगा कि नहीं? चलिए ना, अब देखो write the composition of brass, bronze, shoulder wire, ठीक है, that is cast iron, steel, define, की डेफिनेशन देते हैं।